नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का। ईरान के राष्ट्रपति अब नहीं रहे। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत हो चुकी है। आधिकारिक तौर पर मौत की वजह खराब मौसम और उससे हुआ हेलीकॉप्टर क्रैश है, लेकिन बात ईरान की है तो जाहिर तौर पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो सामने आएगी ही आएगी। और अभी तक दो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आ चुकी है। पहली तो ये कि चूंकि इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति थे और ईरान का इजराइल से झगड़ा चल रहा था, तो इजराइल ने ही ये क्रैश करवाया है और ईरानी राष्ट्रपति की हत्या कर दी है। दूसरी थ्योरी ईरान से ही है, जहां यह माना जा रहा है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खamenei के बेटे मोज्तबा खamenei ने हमला करके इब्राहिम रईसी की हत्या करवाई है, ताकि अपने पिता अयातुल्लाह अली खamenei के बाद वो खुद ईरान के सर्वोच्च नेता के पद पर बैठ सके। हालांकि ये सब अभी हवाई बातें हैं, महज कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। असल सवाल ये है कि इब्राहिम रईसी का आखिर वो था कौन? क्या वो महज ईरान के राष्ट्रपति भर था, या फिर इब्राहिम रईसी का है एक पुराना इतिहास जिसकी वजह से दुनिया उन्हें कहती है तेहरान का कसाई? आखिर कौन था इब्राहिम रईसी और क्यों उन्हें माना जा रहा था ईरान का सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खamenei का उत्तराधिकारी? चलिए विस्तार से बातें करते हैं, क्यों उन्हें कसाई बोला गया और किस तरीके का जीवन उनका था। तो बात शुरू करते हैं 19 जुलाई सन 1988 से। उस दिन से जब इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान बनाने वाले ईरान के पहले सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह रुहुल्लाह मुसावी खamenei ने अपने राजनीतिक विरोधियों की हत्या का आदेश जारी किया था। ये वो वक्त था जब यूनाइटेड नेशंस की पहल पर ईरान और इराक के बीच चल रही 8 साल पुरानी जंग में सीज फायर हो गया था। इसी दौरान अयातुल्लाह रुहुल्लाह खamenei ने एक फतवा जारी किया जो ईरान की न्यायिक एजेंसियों को राजनीतिक कैदियों की हत्या का अधिकार दे रहा था। जी हां, सभी की हत्या का। और इन हत्याओं को वैधानिक तौर पर सही ठहराने वाला था इब्राहिम रईसी, जो इस्लामिक क्रांति के बाद से ही ईरान के सरकारी वकील के तौर पर काम करने लगा था। इस्लामिक कानून का पाठ उसे खुद अयातुल्लाह खamenei ने ही पढ़ाया था, लिहाजा कट्टरता उसमें कूट कूट कर भरी हुई थी। 20-21 की उम्र में ही रईसी ईरान में रहने वाले सबसे बड़े अल्पसंख्यक बहाइयों की हत्या के लिए कुख्यात हो चुका था। 25 साल की उम्र में ही इब्राहिम रईसी तेहरान का सरकारी वकील बन गया था और 27 साल की उम्र में ही रईसी उस डेथ कमीशन के 4 सदस्यों में से एक सदस्य था जो अयातुल्लाह रुहुल्लाह खamenei के फतवे के बाद बना था। यह डेथ कमीशन ईरान की मार्क्सवादियों और दूसरे वामपंथियों से महज 1-2 सवाल पूछता था और फिर उन्हें 1 मिनट से कम वक्त में ही फांसी की सजा सुनाई जाती थी। जी हां, फांसी की सजा 1 मिनट। ईरान के 30 से भी ज्यादा शहरों में करीब 5 महीने तक यह सरकारी नरसंहार चलता रहा, जिसमें तकरीबन 8 से 10 हजार लोग मारे गए। 2022 में न्यूज वीक में छपी एक रिपोर्ट कहती है कि इनमें से करीब 8,000 लोगों की हत्या तो अकेले इब्राहिम रईसी ने ही करवाई थी। और यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर अमेरिका और एमनेस्टी इंटरनेशनल तक ने इब्राहिम रईसी को एक नया नाम दे दिया था। वो नाम था तेहरान का कसाई। लेकिन ये तो महज एक शुरुआत भर थी। ईरान की न्यायिक प्रक्रिया में इब्राहिम रईसी एक एक करके ऊंचे पायदान पर चढ़ता चला गया। अयातुल्लाह रुहुल्लाह खamenei की मौत के बाद ईरान का सर्वोच्च नेता बन गया। जी हां, अयातुल्लाह अली खamenei की सरपरस्ती में इब्राहिम रईसी ने तेहरान के सरकारी वकील से लेकर पूरे ईरान के डिप्टी चीफ जस्टिस तक का सफर तय किया। बाकी ईरान के मौलवियों के गुनाहों की सजा के लिए अलग से अदालत बनाई गई और अयातुल्लाह अली खamenei के आदेश पर इब्राहिम रईसी ही इस अदालत के सरकारी वकील थे, जो 2012 से 2021 तक इस पद पर रहे। 2014 में इब्राहिम रईसी को ईरान का अटॉर्नी जनरल बनाया गया और वो 2016 तक इस पद पर भी रहे। लेकिन 2016 के बाद से इब्राहिम रईसी जो है उसकी ताकत में बेशुमार इजाफा हो गया। दरअसल 2016 में इब्राहिम रईसी को ईरान के सबसे बड़े आर्थिक केंद्र में से एक अस्तान कुदस रजावी का चेयरमैन बना दिया गया।
इब्राहिम रईसी करीब 2 साल तक इस पद पर रहा और इस पद पर रहने के दौरान ही इब्राहिम रईसी ने साल 2017 में ईरान में हुए राष्ट्रपति चुनाव में भी हिस्सा ले लिया, लेकिन वो ईरान के तत्कालीन राष्ट्रपति हसन रूहानी से हार गया। लेकिन इब्राहिम रईसी ने हार नहीं मानी। उसने ईरान में बेशुमार ताकत वाली संवैधानिक संस्था गार्जियन काउंसिल से इस चुनाव में धांधली की शिकायत की। हालांकि उनकी नहीं सुनी गई और हसन रूहानी लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति चुन लिए गए। 4 साल बाद, जी हां, 4 साल बाद इब्राहिम रईसी ने सत्ता पलट दी। 2021 के चुनाव में इब्राहिम रईसी ने हसन रूहानी को मात दे दी और खुद ईरान के राष्ट्रपति बन गए। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खamenei के बाद दूसरे सबसे ताकतवर शख्स, और इसके बाद से ही ईरान की पूरी बुनियाद हिल गई। इब्राहिम रईसी ने राष्ट्रपति बनने के बाद ईरान की विदेश नीति ऐसे बदली कि बचे खुचे देशों ने भी ईरान से पल्ला झाड़ लिया। पहले से ही आर्थिक तबाही झेल रहा ईरान इब्राहिम के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका समेत दूसरे यूरोपीय देशों और कई ऐसे देशों के प्रतिबंध झेलने लगा। जब रूस ने यूक्रेन पे हमला किया तो ईरान ने रूस का साथ दिया। जब इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू हुई तो ईरान ने खुले तौर पर हमास का समर्थन किया। एक वक्त तो ऐसा भी आया कि लगा कि इब्राहिम रईसी की वजह से जो जंग इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हो रही थी, वो जंग इजराइल और ईरान के बीच हो जाएगी। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, लेकिन इब्राहिम रईसी के कार्यकाल में ईरान ने पहले से ज्यादा मुल्कों को अपना कट्टर दुश्मन बना लिया। जी हां, ईरान का पतन। और ये बात तो विदेशी मोर्चे जो हैं वो की है। घर पे भी अगर मैं इब्राहिम रईसी के कोई बात करूं तो उनकी खास इज्जत नहीं रही थी। इब्राहिम रईसी इस्लामिक कट्टरपंथ की उपज थे, लिहाजा उन्होंने ईरान में कट्टरपंथी सोच को हावी होने दिया। महिलाओं के अधिकार पूरी तरीके से छीन लिए गए, लोगों की मॉरल पुलिसिंग शुरू हो गई, हिजाब न पहनने वाली महिलाओं को कोड़े मारे जाने लगे, बच्चों को स्कूल जाना लगभग बंद करवा दिया गया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति बनने के बाद से ही इब्राहिम रईसी ने अपने ही लोगों की मुखालफत शुरू कर दी। इसी दौरान हिजाब न पहनने को लेकर गिरफ्तार हुई एक लड़की महसा अमीनी की 16 सितंबर 2022 को पुलिस हिरासत में ही मौत हो गई और इसका नतीजा ये हुआ कि उसके खिलाफ पूरे ईरान में प्रदर्शन शुरू हो गया। ईरानी महिलाओं ने सार्वजनिक तौर पर बुर्का न पहनने का ऐलान कर दिया, उन्हें जलाना शुरू कर दिया और इसे रोकने में कम से कम 500 से ज्यादा लोग जो हैं वो मारे गए, यानी कि घर में ही लोगों को काटा गया। यही वजह है कि जब ईरान के राष्ट्रपति की मौत हुई है तो पूरी दुनिया जो लोग हैं ईरान के शोक संदेश भेज रहे हैं, तो ईरान में उनके ही लोग खुशियां मना रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं कि चलो ईरान की सबसे बड़ी मुसीबत टल गई है। क्योंकि इब्राहिम रईसी न सिर्फ राष्ट्रपति था बल्कि अयातुल्ला अली खamenei के बाद वो ईरान के सर्वोच्च नेता बनने की राह पर भी आगे बढ़ रहा था। लेकिन सवाल ये है कि क्या इब्राहिम रईसी की मौत से दुनिया को कुछ फर्क पड़ता है? क्या अपना देश भारत इब्राहिम रईसी की मौत से प्रभावित हो रहा है? क्या भारत और ईरान के बीच विदेशी नीति के तौर पर जो चल रहा है वो सब रुक जाएगा? क्या भारत ईरान में जो चाबार पोर्ट पर बनवा रहा है वो इब्राहिम रईसी की मौत से प्रभावित होगी? तो इसका सीधा जवाब है नहीं। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इब्राहिम रईसी की मौत पर भारत की तरफ से शोक संदेश जारी किया हो, भले ही पाकिस्तान कह रहा हो कि उसे दुख है, भले ही तमाम दुनिया जो है, इस्लामिक देश जो हैं ईरान के प्रति शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हो, लेकिन हकीकत ईरान को भी पता है और दुनिया के तमाम दूसरे देशों को भी ईरान में सत्ता के केंद्र का मतलब राष्ट्रपति नहीं बल्कि सर्वोच्च धार्मिक नेता होता है और वो है अयातुल्ला अली खamenei। दुनिया से रिश्ते कैसे होंगे, ईरान में क्या होगा क्या नहीं होगा, ईरान की आर्थिक गतिविधियां कैसे संचालित होगी, ईरान की सेना कब, कहां और किस पर हमला करेगी या नहीं करेगी, ये सारे फैसले ईरान के राष्ट्रपति नहीं बल्कि ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता करते हैं और ये हैं अयातुल्ला अली खamenei जो अपने पद पर बने हुए हैं। तो जाहिर है कि ईरान के काम करने के तरीके पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तभी तो अयातुल्ला अली खamenei ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि अब से
मोहम्मद मोखबर ईरान के अंतरिम राष्ट्रपति होंगे, जो 50 दिन में चुनाव करवाकर ईरान का नया राष्ट्रपति चुनेंगे। ऐसे में ईरान का अगला जो भी राष्ट्रपति होगा अयातुल्लाह अली खamenei का ही आदमी होगा। लिहाजा ईरान पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, ईरान पर फर्क तब पड़ेगा जब अयातुल्लाह अली खamenei का उत्तराधिकारी चुना जाएगा। और अभी अयातुल्लाह अली खamenei की जो कि 85 साल की उम्र के हैं और जैसी उनकी गिरती हुई सेहत है, उस लिहाज से जल्द ही ईरान के सर्वोच्च नेता के चुनने की भी बारी आएगी। अगर राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत नहीं हुई होती तो तय था कि ईरान के अगले सर्वोच्च धार्मिक नेता इब्राहिम रईसी ही होने वाले थे। अयातुल्लाह अली खamenei ने भी इब्राहिम रईसी के नाम पर रजामंदी दे दी थी और ईरानी सेना का नेतृत्व करने वाली इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स भी इब्राहिम के नाम पर सहमत थी। लेकिन उनकी अचानक हुई मौत ने अयातुल्लाह अली खamenei के बेटे मोज्तबा खamenei का ईरान का अगला सर्वोच्च नेता बनने का रास्ता साफ कर दिया है। और यही वजह है कि इब्राहिम रईसी की मौत में दुनिया अलग अलग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है वो खोज रही है। अब अंतिम तौर पर भले ही इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से कुछ हासिल हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन आने वाले दिनों में पूरी दुनिया और खास तौर से अमेरिका समेत पश्चिमी देशों की नजर ईरान पर ही रहने वाली है, क्योंकि पश्चिमी एशिया में यही इकलौता देश है जो तय करता है कि पूरे इलाके में माहौल जंग का रहेगा या फिर शांति का रहेगा। अभी के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो नई जानकारी के साथ। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो बेल आइकन को भी दबाइए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे इस चैनल को।